दोस्तों नमस्कार। मैं हूं केदारनाथ मिश्रा और आप देख रहे हैं एग्जाम कांकर्स चैनल। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि इन दिनों हम लोग घटनासार का जो वार्षिकी करंट अफेयर्स है वह पढ़ रहे हैं। अभी तक हम लोग राष्ट्रीय घटनाओं का जो वार्षिकी दिया हुआ था वन लाइनर में वो अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं और उसकी 3 वीडियो हमने अपलोड की है। अगर अभी तक आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो वो उसकी प्लेलिस्ट में जाके जरूर देख लीजिए। अब हम लोग अंतरराष्ट्रीय घटनाओं की वार्षिकी देखेंगे और आज के जो प्रश्न है वो सब अंतरराष्ट्रीय घटनाओं पर आधारित हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। लेकिन उसके पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, जहां से परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण सूचनाएं और परीक्षा उपयोगी जो तथ्य हैं वो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के प्रश्नों की श्रृंखला को शुरू करते हैं। आज का पहला पॉइंट है 5 नवंबर 2024 को अमेरिका में हुए राष्ट्रपति पद के चुनाव में डेमोक्रेटिक प्रत्याशी कमला हैरिस को पराजित कर किसने दूसरी बार अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में चुनाव जीता है? तो यह जीता है डोनाल्ड जे ट्रंप ने। आपको पता है कि 45वें राष्ट्रपति रह चुके हैं डोनाल्ड जे ट्रंप, जबकि 46वें राष्ट्रपति के रूप में जो बाइडेन को चुना गया था और एक बार फिर से 47वें राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका की जनता ने चुना है। इन्होंने डेमोक्रेटिक प्रत्याशी कमला हैरिस को पराजित किया है, जबकि ये रिपब्लिकन पार्टी के प्रत्याशी हैं। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। 47वें राष्ट्रपति के लिए डोनाल्ड ट्रंप को चुना गया है। नेक्स्ट देखते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के कारण तेजी से पिघल रहे हिमनदों के कारण किन 2 यूरोपीय देशों ने अपनी अल्पाइन सीमा को पुनः रेखांकित करने की घोषणा की है? तो यह है इटली और स्विट्जरलैंड। ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या हो रहा है कि हिमनद पिघल रहे हैं और इटली और स्विट्जरलैंड के बीच जो अल्पाइन सीमा है वह जो है मतलब धीरे धीरे वो खिसक रही है। तो इटली और स्विट्जरलैंड ने इसे फिर से रीड्रा करने की घोषणा की है। तो पहले तो आप इसे ये जानिए कि अल्पाइन सीमा किन 2 देशों के बीच है? तो वह है इटली और स्विट्जरलैंड के बीच में। ठीक है, और इन्होंने इसे रीड्रा करने की घोषणा की है, यह भी याद रखिए। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए अगला पॉइंट है 20 अक्टूबर 2024 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो देखिए WHO ने मिस्र को मलेरिया मुक्त घोषित किया है 20 अक्टूबर 2024 को। अब देखिए वर्ष 2024 में मिस्र से पूर्व भी जनवरी 24 में WHO ने एक अन्य अफ्रीकी देश काबो वर्डे को मलेरिया मुक्त घोषित किया था। ठीक है, और इस प्रकार अब तक दुनिया के 44 देश मलेरिया मुक्त घोषित हो चुके हैं। अब देखिए अगर इसको कथन कारण में एक से अधिक कथनों में प्रश्न पूछेगा तो कैसे पूछेगा, मैं एक बताता हूं कि जैसे देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में मिस्र को मलेरिया मुक्त घोषित किया है, यह कथन एक हो जाएगा और दूसरे कथन के रूप में देगा अब तक 44 देश मलेरिया मुक्त घोषित हो चुके हैं। तो यह भी दोनों कथन सही हो जाएंगे। आप इसे ऐसे याद रखिएगा क्योंकि लोक सेवा आयोग का इस समय जो जोर है वह कथन 1 और कथन 2 वाले प्रश्नों पे ज्यादा है। ठीक है ना, तो इस समय कुल 44 देश हैं जिन्हें मलेरिया मुक्त WHO घोषित कर चुका है। ठीक है ना, नेक्स्ट देखते हैं, वह यूरोपीय देश जिसने अक्टूबर 2024 में 15 वर्ष तक के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो वह है नॉर्वे। नॉर्वे जो है 15 वर्ष तक के बच्चों पर के लिए सोशल मीडिया के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। दोस्तों आपको पता है कि सोशल मीडिया बच्चों के लिए कितना हानिकारक है और साथ ही न तो यह इससे उनके न तो आंख पे भी प्रभाव पड़ता है, साथ ही उनके विचारों में भी बहुत परिवर्तन हो जाता है। इसलिए 15 वर्ष तक के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया है नॉर्वे ने। ठीक है ना, अभी आगे आप देखेंगे कि स्वीडन और ऑस्ट्रेलिया ने भी विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध बच्चों के सोशल मीडिया प्रयोग या मोबाइल प्रयोग पे लगाया है। ठीक है ना, नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस अंतरिक्ष संगठन ने मूनलाइट लूनर कम्युनिकेशन एंड नेविगेशन सर्विसेज LCNS कार्यक्रम शुरू किया है? तो वह है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने मूनलाइट लूनर कम्युनिकेशन एंड नेविगेशन सर्विसेज कार्यक्रम शुरू किया है। ठीक है ना, नेक्स्ट देखते हैं, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 14 अक्टूबर 2024 को
कैनेडी स्पेस सेंटर से स्पेस एक्स फाल्कन हैवी रॉकेट से बृहस्पति के चंद्रमा की जांच के लिए किस मिशन का सफल प्रक्षेपण किया है? तो वह है यूरोपा क्लिपर मिशन। आप इसे फिर से देखिए नासा ने कैनेडी स्पेस सेंटर से स्पेस एक्स फाल्कन हैवी रॉकेट से बृहस्पति के चंद्रमा की जांच के लिए किस मिशन का सफल प्रक्षेपण किया है? तो वह है यूरोपा क्लिपर मिशन। यूरोपा क्लिपर मिशन क्या है? यह बृहस्पति के चंद्रमा की जांच के लिए नासा ने छोड़ा है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों यानी एससीओ की 23वीं बैठक 16 अक्टूबर 2024 को कहां पर आयोजित की गई है? तो यह इस्लामाबाद पाकिस्तान में आयोजित की गई है और यह इंपॉर्टेंट है। संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों की जो 23वीं बैठक है यह इस्लामाबाद पाकिस्तान में आयोजित की गई है और यह चर्चा में इसलिए रही क्योंकि पहली बार भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वहां की यात्रा की, मतलब वहां भाग लिया था, इस्लामाबाद की यात्रा की थी। ठीक है ना। तो भारत के विदेश मंत्री के पाकिस्तान जाने की वजह से यह बैठक और चर्चा में रही। तो इसे याद रखिएगा कि एससीओ की 23वीं जो बैठक है वह इस्लामाबाद पाकिस्तान में हुई। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, अक्टूबर 2024 में किस शहर को सॉवरेन वेल्थ फंड में दुनिया का सबसे अमीर शहर घोषित किया गया है? तो यह है अबू धाबी। अबू धाबी को सॉवरेन वेल्थ फंड में दुनिया का सबसे अमीर शहर घोषित किया गया है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, अक्टूबर 2024 में 75वीं अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह मिलान इटली में किया गया। मिलान इटली में 75वीं अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री कांग्रेस का आयोजन किया गया। ठीक है ना। फिर से देखिए, 75वीं अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो मिलान इटली में किया गया। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, 22-23 अक्टूबर 2024 को फिलीपींस के मनीला में आयोजित आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन की थीम थी 2030 तक वृद्धि, आपदा जोखिम न्यूनीकरण में तेजी लाने के लिए एशिया प्रशांत में महत्वाकांक्षा को बढ़ाना। देखिए अब इसमें क्या है कि आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन की बैठक कहाँ हुई? तो यह हुई फिलीपींस के मनीला में। अब इसे दो हिस्सों में तोड़िए, एशिया आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन की जो बैठक हुई वो कहाँ हुई? वो फिलीपींस के मनीला में हुई। और उसकी थीम क्या थी? तो उसकी थीम थी 2030 तक वृद्धि, आपदा जोखिम न्यूनीकरण में तेजी लाने के लिए एशिया प्रशांत में महत्वाकांक्षा को बढ़ाना। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, प्रबोवे सुबियांतो ने अक्टूबर 2024 में किस देश के 8वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की? तो यह किया इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। प्रबोवे सुबियांतो ने अक्टूबर 2024 में किस देश के 8वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की? तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के रूप में ग्रहण किया इन्होंने, और इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखिएगा। प्रबोवे सुबियांतो इंडोनेशिया के 8वें राष्ट्रपति बने। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, अक्टूबर 2024 में काप 16 जैव विविधता सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह कोलंबिया में किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा। काप 16 जैव विविधता सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह कोलंबिया में आयोजित किया गया। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, अक्टूबर 2024 में कौन सा देश एशियाई विकास बैंक यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक का 69वां सदस्य देश बना है? तो इजराइल है। इजराइल जो है एडीबी का यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक का 69वां सदस्य देश बन गया है। और यह वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस समय इजराइल युद्धरत है अपने पड़ोसी देशों के साथ। ऐसे में जो है उसे एडीबी का सदस्य बनना एक बार विवाद खड़ा किया था, लेकिन चूंकि इसके लिए अप्लाई इजराइल ने बहुत पहले से किया था, इसलिए जो है उसे डिफेंड भी किया गया कि एडीबी जो है एशियाई विकास बैंक का 69वां सदस्य देश इजराइल बना है और इसके लिए अप्लाई उसने बहुत पहले से किया था। ठीक है ना। नेक्स्ट, लाओस के वियंतियाने में 9 अक्टूबर को आयोजित 44वें और 45वें आसियान शिखर सम्मेलन 2024 का मुख्य विषय था। क्या था मुख्य विषय? इसका मुख्य विषय था आसियान कनेक्टिविटी और लचीलापन बढ़ाना। देखिए
लाओस के वियंतियाने में 9 अक्टूबर को 44वां और 45वां आसियान शिखर सम्मेलन हुआ। तो अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि आसियान शिखर सम्मेलन 44वां और 45वां किस देश में संपन्न हुआ, तो वह संपन्न हुआ लाओस के वियंतियाने में, और इसका मुख्य विषय था आसियान कनेक्टिविटी और लचीलापन बढ़ाना। ठीक है ना, आसियान कनेक्टिविटी और लचीलापन बढ़ाना यह उसका मुख्य विषय था। यह लाओस के वियंतियाने में आसियान शिखर सम्मेलन 2024 खत्म हुआ। 44वां और 45वां आसियान शिखर सम्मेलन था ये। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, अक्टूबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानव अधिकार परिषद के 2024 से 2025 से 27 अवधि के लिए कितने नए सदस्यों को निर्वाचित किया गया है? संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानव अधिकार परिषद के 2025 से 2027 अवधि के लिए कितने नए सदस्यों को निर्वाचित किया गया है? तो कुल 18 सदस्यों को निर्वाचित किया गया है। ठीक है, मानव अधिकार परिषद में जो सदस्यों की नियुक्ति हुई है वह 2025 से 27 के लिए हुई है और कुल 18 नए सदस्यों को निर्वाचित किया गया। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, अक्टूबर 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 12 से 17 वर्ष की आयु के किशोरों के लिए किस वैक्सीन को मंजूरी प्रदान की? तो यह वैक्सीन है बवेरियन नॉर्डिक जिनियोस यम पॉक्स वैक्सीन। ठीक है ना, मंकी पॉक्स वैक्सीन है ये। देखिए WHO ने 12 से 17 वर्ष की आयु के किशोरों के लिए जो वैक्सीन को मंजूरी दी है वह है बवेरियन नॉर्डिक जिनियोस यम पॉक्स वैक्सीन। ठीक है ना, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 13 से 17 अक्टूबर 2024 को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित अंतर संसदीय संघ IPU की 149वीं सभा की थीम थी अधिक शांतिपूर्ण और टिकाऊ भविष्य के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार का प्रयोग। ठीक है ना, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित हुई अंतर संसदीय संघ की 149वीं सभा। ठीक है ना, और इसकी थीम थी अधिक शांतिपूर्ण और टिकाऊ भविष्य के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार का उपयोग। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में आई एक अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार लिथियम या सफेद सोना कहते हैं लिथियम को, लिथियम ब्राइन निष्कर्षण के कारण किस देश का अटाकामा नमक मैदान प्रतिवर्ष 1 से 2 सेंटीमीटर की दर से डूब रहा है? तो यह है चिली। आपको पता है कि अटाकामा जो मरुस्थल है वह चिली का मरुस्थल है, दुनिया का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है। अब देखिए यहाँ एक रिपोर्ट आई है कि जहां से लिथियम या ब्राइन, इसे सफेद सोना भी कहते हैं, लिथियम ब्राइन निष्कर्षण के कारण उस देश का जो नमक मैदान है वह डूब रहा है। ठीक है ना, जिसे अटाकामा नमक मैदान कहते हैं और यह चिली में स्थित है। तो यह इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, देखिए अक्टूबर 2024 में 18 वर्ष 5 महीने की उम्र में 8000 मीटर से अधिक ऊंची दुनिया की 14 पर्वत चोटियों पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बने। तो यह बने नीमा रिंजी शेरपा, नेपाल के हैं। ठीक है, 18 वर्ष 5 महीने की उम्र में 8000 मीटर से अधिक दुनिया की 14 पर्वत चोटियों पर इन्होंने चढ़ाई कर लिया है और यह दुनिया के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही हैं। इनका नाम है नीमा रिंजी शेरपा और ये नेपाल के रहने वाले हैं। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए 21 सितंबर 2024 को किस संगठन के शिखर सम्मेलन में हिंद प्रशांत क्षेत्र में कैंसर के बोझ को कम करने के लिए अमेरिका की पहल पर कैंसर मूनशॉट पहल शुरू की गई है? तो यह क्वाड संगठन के जो है द्वारा कैंसर मूनशॉट पहल की शुरुआत की गई है। फिर से देखिए प्रश्न को, किस संगठन के शिखर सम्मेलन में हिंद प्रशांत क्षेत्र में कैंसर के बोझ को कम करने के लिए अमेरिका की पहल पर कैंसर मूनशॉट पहल? अब देखिए इसकी शुरुआत हुई है हिंद प्रशांत क्षेत्र में, ये भी इंपॉर्टेंट है, और कैंसर मूनशॉट पहल की शुरुआत की है क्वाड संगठन ने। क्वाड संगठन में आपको पता है कि 4 देश शामिल हैं, एक जापान है, दूसरा अमेरिका है, तीसरा भारत है और चौथा ऑस्ट्रेलिया है। तो इसे याद रखिएगा, क्वाड देशों का नाम याद रखिएगा। और कैंसर मूनशॉट पहल की शुरुआत क्वाड देशों के संगठन क्वाड संगठन ने ही किया है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए
4 से 7 नवंबर 2024 के बीच दुनिया का सबसे बड़ा नौसेना रक्षा व्यापार शो यूरो नावल कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया पेरिस, फ्रांस में। 4 से 7 नवंबर 2024 के बीच दुनिया का सबसे बड़ा नौसेना का रक्षा व्यापार शो यूरो नावल यह कहाँ आयोजित किया गया है? तो पेरिस, फ्रांस में आयोजित किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। दुनिया का सबसे बड़ा नौसेना रक्षा व्यापार शो यूरो नावल यह आयोजित किया गया है पेरिस, फ्रांस में, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, सितंबर 2024 में वैश्विक जलवायु हानि और क्षति कोष पहल का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया सेनेगल के इब्राहिम शेख को वैश्विक जलवायु हानि और क्षति कोष पहल का निदेशक नियुक्त किया गया है सेनेगल के इब्राहिम शेख को। नेक्स्ट देखते हैं, फूमिदो किशिदा की जगह कौन 1 अक्टूबर 2024 को भारत के जो जापान के नए प्रधानमंत्री बने? तो यह बने शिगेरू इशिबा। फूमिदो किशिदा की जगह 1 अक्टूबर 2024 को जापान के नए प्रधानमंत्री बने हैं शिगेरू इशिबा। इन्हें याद रखिएगा कि जापान के नए प्रधानमंत्री का नाम है शिगेरू इशिबा। नेक्स्ट देखते हैं, पिछले दिनों आए जोम्बी तूफान के कारण किस देश में भारी बारिश हुई? तो यह है मैक्सिको के दक्षिण पश्चिमी तट पर आया था जोम्बी तूफान। जोम्बी तूफान कहाँ आया था? मैक्सिको के दक्षिणी पश्चिमी तट पर आया था और इस कारण मैक्सिको में भारी बारिश हुई थी, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में मारबर्ग वायरस रक्तस्रावी बुखार के वायरस है, मारबर्ग वायरस है, रक्तस्रावी बुखार के कारण किस अफ्रीकी देश में 6 लोगों की मृत्यु हुई? तो यह है रवांडा। रवांडा में जो है मारबर्ग वायरस के कारण यह एक रक्तस्रावी बुखार है, इसके कारण 6 लोगों की मृत्यु हो गई, ठीक है ना। तो अगर प्रश्न पूछे कि मारबर्ग वायरस से प्रभावित होने वाला देश कौन सा है, तो यह है रवांडा, ठीक है। और मिलान करने को आ सकता है कि मारबर्ग वायरस रक्तस्रावी बुखार, ठीक है ना, इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, सितंबर 2024 में एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने किस स्पेसक्राफ्ट को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS में फंसी सुनीता विलियम्स और बिच बिलमोर को वापस लाने के लिए भेजा है? तो वह है ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट। आपको पता है दोस्तों कि अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच बिलमोर इस समय अंतरिक्ष में फंस गए हैं और एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट को उनको सुरक्षित पृथ्वी पर वापस लाने के लिए भेजा है। यह इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह चर्चा का विषय है कि एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने किस स्पेसक्राफ्ट को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर लाने के लिए सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर को वापस लाने के लिए भेजा है? तो वह है ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में जापान और कोरिया के बाद अमेरिका के नेतृत्व वाले खनिज सुरक्षा वित्त नेटवर्क में शामिल होने वाला तीसरा एशियाई देश कौन बना? तो वह बन गया है भारत। जापान और कोरिया के बाद अमेरिका के नेतृत्व वाले खनिज सुरक्षा वित्त नेटवर्क में शामिल होने वाला तीसरा एशियाई देश बन गया है भारत, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अक्टूबर 2024 के प्रथम सप्ताह में अपना अंतिम कोयला बिजली संयंत्र बंद करने वाला पहला G7 राष्ट्र बना है, तो यह है ब्रिटेन। ब्रिटेन ने अपना आखिरी कोयला बिजली संयंत्र को बंद कर दिया है और यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसे इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, ये जरूर पूछेगा। ऐसा पूछ सकता है कि कौन सा देश है जहां कोयले से बिजली के सभी संयंत्र बंद कर दिए गए हैं, कोयले से बिजली उत्पादन के सभी संयंत्र बंद कर दिए गए हैं, तो वह है ब्रिटेन, ठीक है। यह G7 का देश है और ब्रिटेन ने कोयले से बिजली बनाने के सभी संयंत्र बंद कर दिए हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ष 2025 तक नाटो अपना उत्तरी भूमि कमांड सेंटर कहां स्थापित करने की घोषणा की है? तो फिनलैंड में। नाटो अपना उत्तरी भूमि कमांड सेंटर जो है फिनलैंड में स्थापित करेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस देश में आए भीषण चक्रवाती तूफान हेलेन ने 116 लोगों की मृत्यु हुई? तो यह है अमेरिका। हेलेन जो चक्रवाती तूफान आया यह अमेरिका में आया और इसकी वजह से यहाँ 116 लोगों की मृत्यु हुई। तो याद रखिएगा, हेलेन तूफान ने किस देश को सर्वाधिक प्रभावित किया है? तो अमेरिका को, एकदम इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे, ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने दुनिया की पहली बायोनिक आंख जेनेरिस बायोनिक विजन सिस्टम को विकसित किया है? तो यह विकसित किया ऑस्ट्रेलिया ने। किस देश के वैज्ञानिकों ने दुनिया की पहली बायोनिक आंख जेनेरिस बायोनिक विजन सिस्टम को विकसित किया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने विकसित किया है दुनिया की पहली बायोनिक आंख, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में आई अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई में वृद्धि हो रही है, और वृद्धि के लिए कौन सी प्राकृतिक घटना जिम्मेदार है? तो यह है अरुणा नदी का क्षरण, ठीक है। अरुणा नदी का जो क्षरण हो रहा है उससे माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई में वृद्धि हो रही है, ठीक। अध्ययन माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई में हो रही वृद्धि के लिए कौन सी प्राकृतिक घटना जिम्मेदार है? तो यह है अरुणा नदी का क्षरण, ठीक है ना, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, पिछले दिनों किस देश ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को अपने देश में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया? तो आपको पता है कि इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को अपने देश में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया है, ठीक है ना। तो यह इंपॉर्टेंट है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को किस देश ने अपने देश में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया है? तो वह है इजराइल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 2 से 4 अक्टूबर 2024 तक विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह किया गया दुबई यूएई में। फिर से देखिए, विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? दुबई में किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन का आयोजन दुबई में किया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए अगला है, हाल ही में किस देश में 8200 वर्ष पहले के दुनिया के सबसे प्राचीन आईलाइनर की खोज की गई है? तो यह है तुर्की। देखिए कितनी बड़ी बात है सर। दोस्तों, किस देश में 8200 वर्ष पहले के दुनिया के सबसे प्राचीन आईलाइनर की खोज की गई है? तो यह तुर्की है, ठीक है ना। तुर्की में दुनिया के 8200 साल पहले के प्राचीन आईलाइनर की खोज की गई है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा तूफान क्रयान किस देश में तबाही मचाई? तो तूफान क्रयान ने ताइवान में तबाही मचाई है, ठीक है ना। तूफान क्रयान ने किस देश में तबाही मचाई है? तो ये जो है ताइवान में तूफान क्रयान ने तबाही मचाई, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस देश ने चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता को मॉरिशस को हस्तांतरित करने के लिए सहमति व्यक्त की है? तो यह है ब्रिटेन। ब्रिटेन ने जो चागोस द्वीप है उसकी संप्रभुता को मॉरिशस को सौंपने की जो है सहमति व्यक्त कर दी है। तो अब चागोस द्वीप समूह जो है वो कहाँ जाएगा? वो मॉरिशस के अधीन हो जाएगा, ठीक है ना। अभी तक चागोस द्वीप समूह पर किसका कब्जा था? तो ब्रिटेन का कब्जा था, जो अब मॉरिशस को वह हस्तांतरित करने की सहमति दे चुका है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए अक्टूबर 2024 में विश्व बैंक ने किस देश को कार्बन ट्रेडिंग के लिए 1600 करोड़ रुपए का भुगतान किया है? तो नेपाल को। नेपाल को विश्व बैंक ने कार्बन ट्रेडिंग के लिए 1600 करोड़ रुपए का भुगतान किया है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय समिति के 77वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो यह चुना गया है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा, भारत सरकार को है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय समिति के 77वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा को। और यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा कि WHO के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय समिति के 77वें सत्र की अध्यक्षता कौन करेगा? तो यह भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा जी करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, 10 से 11 अक्टूबर 2024 को 44वें एशियान शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह किया गया वियंतियाने लाओस में। 44वां और 45वां आसियान शिखर सम्मेलन दोनों का जो आयोजन हुआ है वह 10 से 11 अक्टूबर को हुआ, और यह वियंतियाने लाओस में हुआ है। यह इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, ठीक है ना। यही से ही पूछा जाएगा कि 44वें आसियान शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? तो वियंतियाने लाओस में किया गया, ठीक है ना।
नेक्स्ट देखते हैं 21 सितंबर 2024 को क्वाड देशों का चौथा शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? तो यह किया गया विल्मिंगटन, डेलावेयर, अमेरिका में। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। क्वाड देशों का चौथा शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? तो विल्मिंगटन, डेलावेयर, अमेरिका में। यह इंपॉर्टेंट ये है कि चौथा शिखर सम्मेलन है यह क्वाड देशों का, और इसका आयोजन विल्मिंगटन, डेलावेयर, अमेरिका में हुआ है। क्वाड देशों में कौन कौन से देश हैं? अमेरिका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया और भारत। तो आप इसे याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट देखते हैं किसने श्रीलंका के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की? तो इन्होंने अनुराग कुमारा दिशानायके, यह श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है ना, श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? अनुराग कुमारा दिशानायके। आप इन्हें याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत के पड़ोसी देश की बात है ये। नेक्स्ट देखते हैं एलन मस्क के स्वामित्व वाले न्यूरालिंक की दृष्टि बहाल करने वाली वह डिवाइस जिसे सितंबर 2024 में अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन से मंजूरी मिली, तो वह है ब्लाइंड साइट। यह एलन मस्क की जो एक कंपनी है न्यूरालिंक, उसकी एक डिवाइस है जिसे अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन से मंजूरी मिली और उसका नाम है ब्लाइंड साइट, और यह दृष्टि में सुधार करती है, बहाल करती है दृष्टि को। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं हाल ही में किस अंतरिक्ष मिशन के तहत बुध ग्रह के दक्षिणी ध्रुव की पहली तस्वीर ली गई है? तो बेपी कोलंबो मिशन। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह बुध ग्रह के दक्षिणी ध्रुव की पहली तस्वीर किस मिशन के तहत ली गई है? तो बेपी कोलंबो मिशन। इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। हाल ही में किस अंतरिक्ष मिशन के तहत बुध ग्रह के दक्षिणी ध्रुव की पहली तस्वीर ली गई है? तो वह बेपी कोलंबो मिशन है, और यह इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा। बेपी कोलंबो मिशन के तहत पहली बार बुध ग्रह के दक्षिणी ध्रुव की पहली तस्वीर ली गई। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं 19 सितंबर 2024 को WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसे कुष्ठ रोग खत्म करने वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया? जॉर्डन में कुष्ठ रोग खत्म करने वाला दुनिया का पहला देश WHO ने घोषित कर दिया है। ठीक है, तो दुनिया का पहला देश जहां कुष्ठ रोग पूरी तरह से समाप्त हुआ और इसकी घोषणा WHO ने की, तो वह है जॉर्डन। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं किस देश ने दिसंबर 2024 में चंद्रमा पर हाकुटो R2 मिशन भेजने की घोषणा की? तो यह जापान ने जो है चंद्रमा पर हाकुटो R2 मिशन भेजने की घोषणा की है। ठीक है ना। प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हाकुटो R2 मिशन किसके लिए है? तो यह है चंद्रमा पर भेजा है जापान ने। ठीक है, इसका चंद्रमा के अध्ययन के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। हाकुटो R2 मिशन यह जो है चंद्रमा के अध्ययन के लिए जापान ने भेजा है। ठीक है ना, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं सितंबर 2024 में किस देश ने सूखे से प्रभावित समुदायों की सहायता के लिए 200 हाथियों को मारने की घोषणा की? तो जिम्बाब्वे। आपको पता होगा कि वहां सूखा बहुत तेज है, मतलब बहुत जबरदस्त सूखा पड़ा है, और वहां सूखे से प्रभावित समुदायों की सहायता के लिए 200 हाथियों को मारने की घोषणा जिम्बाब्वे सरकार ने किया था। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं सितंबर 2024 में कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य देश बना है? तो नेपाल जो है सितंबर 2024 में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य देश बन गया है। और 100वां सदस्य देश कौन था? पराग्वे। 100वां सदस्य देश था पराग्वे, और नेपाल जो है 101वां सदस्य देश बना है अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का। तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं रूस का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास 10 सितंबर 2024 से एक साथ प्रशांत, आर्कटिक, भूमध्य सागर, कैस्पियन और बाल्टिक सागरों में आयोजित किया गया। तो यह था ओशिन 2024, रूस का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास। यह देखिए प्रशांत, आर्कटिक, भूमध्य सागर, कैस्पियन और बाल्टिक सागर में आयोजित किया गया, और इसका नाम था ओशिन 2024। तो ओशिन 2024 रूस का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास था। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं 12 सितंबर 2024 को किन देशों क्षेत्रों ने पहली कानून रूप से बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय एआई संधि पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की? तो वह है अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ। इन्होंने जो है पहली कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संधि है। एआई संधि पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की है तो यह है अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सितंबर 2024 में किस देश ने सोशल मीडिया के उपयोग के लिए न्यूनतम आयु कानून लागू किया है? तो यह है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने भी अपने यहाँ सोशल मीडिया के उपयोग के लिए न्यूनतम आयु कानून लागू किया है। ठीक है ना, तो यह इंपॉर्टेंट है। यह भी सोशल मीडिया को बच्चों से दूर रहने या बच्चों को सोशल मीडिया पर जाने के लिए नियंत्रित करने के लिए न्यूनतम आयु कानून ले आया है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है ना, नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में यूरोपीय यूनियन द्वारा किस यूरोपीय देश को अवैध कर लाभ के कारण 13 बिलियन यूरो का बैंक टैक्स चुकाने का आदेश दिया गया है? बैंक टैक्स है तो यह है आयरलैंड। यूरोपीय यूनियन द्वारा किस यूरोपीय देश को अवैध कर लाभ के कारण 13 बिलियन यूरो का बैंक टैक्स चुकाने का आदेश दिया गया है? तो आयरलैंड को अवैध टैक्स कर लाभ के कारण जो है 13 बिलियन यूरो का बैंक टैक्स चुकाने का आदेश दिया गया है। तो याद रखिएगा, आयरलैंड पर 13 बिलियन यूरो का जो है वो टैक्स के लाभ का वो लगा है, ठीक है, आरोप लगा है और उसे यह आदेश दिया गया है कि वह 13 बिलियन यूरो का बैंक टैक्स चुकाए। ठीक है ना, तो आयरलैंड है। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ की 79वीं महासभा में पहली बार किसे सदस्य देश के रूप में शामिल किया गया? तो यह है फिलिस्तीन। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे याद रखिएगा क्योंकि इस समय फिलिस्तीन और इजराइल के बीच युद्ध चल रहा है और हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की 79वीं महासभा में पहली बार फिलिस्तीन को शामिल किया गया है एक सदस्य देश के रूप में। ठीक है, तो इसे इंपॉर्टेंट लगाइए और यह प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ की 79वीं महासभा में फिलिस्तीन को एक सदस्य देश के रूप में शामिल किया गया है और यह बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, नेक्स्ट देखते हैं। 11 सितंबर 2024 को मतदाताओं को सभी स्तरों पर न्यायाधीशों के चुनाव की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश बना। तो यह बना मैक्सिको। मैक्सिको जो है मतदाताओं को सभी स्तरों पर न्यायाधीशों के चुनाव की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश बना। आप देखिए मैक्सिको में क्या होगा, न्यायाधीशों का चुनाव जो है वो आम चुनाव के द्वारा किया जाएगा। मतदाता मतलब नागरिक करेंगे न्यायाधीशों का चुनाव। तो एक नई पहल है। मैक्सिको में न्यायाधीशों का जो चुनाव होगा वह आम जनमानस करेगा, नागरिक करेंगे। ठीक है ना, तो मैक्सिको ने पहली बार जो है यह दुनिया का पहला देश है जिसने न्यायाधीशों के चुनाव में नागरिकों के वोट को अधिकार दिया है, उनको पावर दिया है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 12 सितंबर 2024 को पोलारिस डान मिशन के अंतर्गत किन दो अंतरिक्ष यात्रियों ने ऑर्बिट में पहली प्राइवेट स्पेस वॉक की? तो यह है जेरेड आइसेकमैन और सारा गिलिस ने। इन्होंने पोलारिस डान मिशन के अंतर्गत ऑर्बिट में मतलब पहली प्राइवेट स्पेस वॉक की है, जेरेड आइसेकमैन और सारा गिलिस ने। ठीक है ना, नेक्स्ट देखते हैं। सितंबर 2024 में किस मुस्लिम देश ने वर्ष का दूसरा शोध उपग्रह चामरान फर्स्ट लॉन्च किया है? तो यह है ईरान। ईरान ने सितंबर 2024 में दूसरा शोध उपग्रह मतलब वर्ष 2024 में इसने दूसरा यह शोध उपग्रह छोड़ा है, चामरान फर्स्ट, इसे लॉन्च किया है। ठीक है ना, नेक्स्ट देखते हैं। लेकिन दोस्तों उसके पहले देखिए ये वन लाइनर है और वन लाइनर के प्रश्नों की जो व्याख्या है वो जब हम आगे पढ़ाएंगे तो उसमें सारी चीजें बहुत आराम से बताएंगे। वन लाइनर का मतलब ये है कि एक बार जो कंप्लीट दिया गया मैटर है उस पे आपकी एक नजर पड़ जाए और थोड़ा सा उसके बारे में आप जान लीजिए। बाद में जब व्याख्यात्मक हिस्सा हम पढ़ाएंगे तो हर चीज को तोड़ तोड़ के आपको बताएंगे। ठीक है ना, तो अभी वन लाइनर को तेजी से पढ़िए। इससे क्या होगा, एक तो बहुत सी चीजों से आप रूबरू होंगे, दूसरी चीज थोड़ा सा आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा। ठीक है ना, इसलिए पहले वन लाइनर पढ़ लीजिए, फिर हम व्याख्यात्मक हिस्सा आराम से उसको हर हिस्से को छोटा छोटा करके बताएंगे। ठीक है ना, तो अभी चलिए वन लाइनर को तेजी से खत्म करते हैं। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। हाल ही में नया घातक वेटलैंड वायरस कहाँ खोजा गया? तो चीन में। वेटलैंड वायरस का मतलब क्या है? यह नमी वाले क्षेत्रों में ज्यादा रहता है, दलदली क्षेत्रों में रहता है।
ठीक है, नमी वाली भूमि में रहता है। वेल जो है यह एक वायरस है और इसे चीन में खोजा गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने MVA-BN को किस बीमारी के पहले टीके के रूप में मंजूरी दी है? तो यह है एमपॉक्स या मंकी पॉक्स। मंकी पॉक्स जो है बीमारी के लिए WHO ने MVA-BN को मंजूरी दी है और यह एमपॉक्स का पहला टीका है, ठीक है ना। तो WHO ने MVA-BN को एमपॉक्स बीमारी के पहले टीके के रूप में मान्यता दी है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों फिलीपींस, जापान, चीन में 15-16 सितंबर 2024 को आया वह प्रचंड तूफान जिसने लगभग 13,000 लोगों को विस्थापित होना पड़ा, वह कौन सा है? बेबिंका। बेबिंका तूफान जो है दक्षिण पूर्व एशियाई देशों फिलीपींस, जापान और चीन में यह आया था, प्रभावित किया था और इससे लगभग 13,000 लोगों को विस्थापित होना पड़ा था। तो बेबिंका तूफान आप याद रखिएगा, ये सबसे बड़ा है क्योंकि फिलीपींस, जापान और चीन में इन 3 देशों के लगभग 13,000 लोगों को प्रतिस्थापित होना पड़ा था। तो यह इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, वह देश जहां 28 अगस्त 2024 में धरती का सबसे उच्चतम तापमान 82.2 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया, तो वह है ईरान। ईरान में जो है धरती का सबसे उच्चतम तापमान दर्ज किया गया है और वह तापमान है 82.2 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि दुनिया का सबसे उच्चतम तापमान दर्ज किया गया है ईरान में, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, संयुक्त अरब अमीरात के किस शहर में हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के परिसर का उद्घाटन किया गया? तो अबू धाबी है और यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह जरूर पूछा जाएगा। संयुक्त अरब अमीरात के किस शहर में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के परिसर का उद्घाटन किया गया है? तो वह है अबू धाबी। इस प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में भारत के किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने अपना परिसर खोला है? तो वह है IIT दिल्ली ने, ठीक है ना। तो यह इंपॉर्टेंट है, इसे हमने दोनों तरह से आपको बता दिया, इसे याद करिएगा, प्रश्न ये जरूर पूछा जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, 31 अगस्त 2024 को कौन ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB का नया सदस्य बना? तो यह बना अल्जीरिया। अल्जीरिया जो है NDB का न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना है, यह भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना है अल्जीरिया और यह इंपॉर्टेंट है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, भारत और यूनेस्को द्वारा फ्रांस के पेरिस में, कहा? फ्रांस के पेरिस में 6 सितंबर 2024 को सह आयोजित मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन का मुख्य विषय था। तो यह मुख्य विषय था खुले विज्ञान को बढ़ावा देने, ज्ञान विषमता को पाटने और विश्व स्तर पर विज्ञान सलाह क्षमता का निर्माण। तो भारत और यूनेस्को ने जो है फ्रांस के पेरिस में एक मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया था और इसका मुख्य विषय था खुले विज्ञान को बढ़ावा देने, ज्ञान विषमता को पाटने और विश्व स्तर पर विज्ञान सलाह क्षमता का निर्माण, ठीक है ना, आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में लंग कैंसर के टीके के रूप में किस टीके का परीक्षण दुनिया के 7 देशों में शुरू हुआ? तो यह है BT-116 और यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लंग कैंसर का जो टीका है उसका परीक्षण शुरू हो गया है और दुनिया के 7 देशों में इसका परीक्षण शुरू हुआ है, तो इसका नाम है BT-116। तो इसे याद रखिएगा, लंग कैंसर का ये पहला टीका है और जिसका परीक्षण शुरू हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये सफल हो जाता है तो यह कैंसर रोगियों के लिए बहुत वरदान साबित होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन ने हाल ही में किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया? किसे देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? तो मिशेल बर्नियर को। फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रॉन, इन्होंने मिशेल बर्नियर को फ्रांस का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र की हाई सीज ट्रीटी पर हस्ताक्षर किया? तो यह है मालदीव। मालदीव ने संयुक्त राष्ट्र की हाई सीज ट्रीटी पर हस्ताक्षर किया है, यह इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र की हाई सीज ट्रीटी पर हस्ताक्षर करने वाला देश कौन सा है? यह है मालदीव, ठीक है। उच्च समुद्री संधि, इस पे जो है
हस्ताक्षर करने वाला जो देश है वो कौन सा है? मालदीव है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, वह यूरोपीय देश जिसने सितंबर 2024 में 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मोबाइल का उपयोग करने पर प्रतिबंध लगा दिया। तो देखिए स्वीडन। स्वीडन ने 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मोबाइल का उपयोग करने पर प्रतिबंध लगा दिया। यह भी इंपॉर्टेंट है। अभी तक देखिए 3 देशों को हमने बताया, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया और स्वीडन। इन 3 देशों ने किसी न किसी प्रकार से बच्चों के सोशल मीडिया और मोबाइल देखने पर प्रतिबंध लगाया है, ठीक है ना। तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 100वां पूर्ण सदस्य देश कौन बना? तो पैराग्वे। पैराग्वे जो है अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 100वां पूर्ण सदस्य देश बना है। अब 101वां कौन बना है? तो 101वां बना है नेपाल, ठीक है ना। अभी आपको बताया था हमने, नेपाल 101वां सदस्य देश बना है, जबकि पैराग्वे 100वां सदस्य देश बना है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, अगस्त 2024 में भारत ने किस देश को 1400 किलोग्राम कैंसर रोधी दवाएं भेजी? तो सीरिया को। सीरिया को भारत ने 1400 किलोग्राम कैंसर रोधी दवाएं भेजी हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। भारत ने किस देश को 1400 किलोग्राम कैंसर रोधी दवाएं भेजी हैं? तो सीरिया को भारत ने 1400 किलोग्राम कैंसर रोधी दवाएं भेजी हैं, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पूछा जाएगा जरूर। नेक्स्ट देखते हैं, वह 2 देश जिनके बीच अगस्त 2024 में उल्ची फ्रीडम शील्ड अभ्यास आयोजित किया गया। तो अमेरिका और दक्षिण कोरिया। उल्ची फ्रीडम शील्ड अभ्यास किसके बीच आयोजित किया गया? अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच। याद रखिएगा, बस इतना ही याद रखिएगा, उल्ची फ्रीडम शील्ड अभ्यास। तो यह अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच आयोजित किया गया, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, दुनिया का वह पहला देश जिसने पहली बार गैसीय पशुओं पर उत्सर्जन कर लगाने की योजना बनाई है। तो डेनमार्क। ऐसे पशु जो गैस छोड़ते हैं ज्यादा, गैसीय पशुओं पर उत्सर्जन कर लगाने की योजना बनाई है। तो डेनमार्क ने जो है ऐसे पशुओं पर उत्सर्जन कर लगाने की योजना बनाई है। अभी हाल ही में एक न्यूजीलैंड में ने भी जो है पशुओं के डकार लेने पे एक कर लगाया था, लेकिन बाद में किसानों के घोर विरोध के बाद उन्हें वापस लेना पड़ा। लगभग यह भी उसी से मिलता जुलता है। पहला देश जिसने पहली बार गैसीय पशुओं पर उत्सर्जन कर लगाने की योजना बनाई है तो यह डेनमार्क है, ठीक है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट, संपूर्ण जीव जंतुओं की सूची तैयार करने वाला हाल ही में दुनिया का पहला देश बन गया है भारत। भारत ने संपूर्ण जीव जंतुओं की सूची तैयार की है और ऐसा करने वाला वह दुनिया का पहला देश बना है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। संपूर्ण जीव जंतुओं की सूची तैयार करने वाला हाल ही में दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? भारत बन गया, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, संघाई सहयोग संगठन या सीओ के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 24वीं बैठक, जिसका आयोजन 4 जुलाई 2024 को कजाकिस्तान के अस्ताना में किया गया। इसमें किस देश को यह सीओ के 10वें पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया? तो यह है बेलारूस। आपको पता है दोस्तों कि यह सीओ में कुल 9 सदस्य देश हैं और इसमें 10वें सदस्य के रूप पूर्ण सदस्य के रूप में बेलारूस को शामिल किया गया है। और यह संघाई सहयोग संगठन की जो बैठक हुई यह हुई कजाकिस्तान के अस्ताना में और यहीं पर एससीओ के 10वें पूर्ण सदस्य के रूप में बेलारूस को शामिल किया गया है। तो यह इंपॉर्टेंट है। एक तो ये हो जाएगा, एससीओ के कुल कितने सदस्य देश है? तो 10 सदस्य देश हो गए हैं पूर्ण रूप से। और इसमें जो है आखिरी सदस्य देश नवीनतम कौन सा है? तो वह है बेलारूस। और इसे एससीओ की हाल की बैठक में कहा इसे शामिल किया गया? तो कजाकिस्तान के अस्ताना में, ठीक है ना। तो ये सारे फैक्ट आप ऐसे तैयार करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, एससीओ की 24वीं बैठक में चीन के किस शहर को वर्ष 2024-25 के लिए एससीओ की पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है? तो यह है किंगदाओ। चीन के किंगदाओ शहर को एससीओ की पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है। पीसीएस परीक्षा में एक आध बार ऐसा सवाल पूछा है, तो चाहे वो यूपी पीसीएस हो चाहे बीपीएससी हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है कि एससीओ ने चीन के किस शहर को पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया है? तो वह चीन के किंगदाओ शहर को
घोषित किया है। कभी ऐसा पूछ सकता है कि सीईओ ने पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में किसे घोषित किया है, तो वह सीधे किंगदाओ शहर का नाम दे देगा। ठीक है ना, तो आप इसे याद रखिएगा, किसी भी तरह से यह प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगस्त 2024 में विश्व का पहला दोहरे टावर वाला सौर तापीय विद्युत संयंत्र किस देश द्वारा विकसित किया गया है, तो यह है चीन द्वारा। देखिए, अगस्त 2024 में विश्व का पहला दोहरे टावर वाला सौर तापीय विद्युत संयंत्र किस देश द्वारा विकसित किया गया है, तो यह चीन द्वारा पहली बार दोहरे टावर वाला सौर तापीय विद्युत संयंत्र विकसित किया गया। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे आज के अंतरराष्ट्रीय घटनाओं के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो घटनासार वार्षिकी के वन लाइनर में दिए गए हैं। अभी इसका आधा हिस्सा बचा हुआ है जो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में यह बहुत बड़ा हो जाएगी वीडियो और उसको देखने में भी आपको असुविधा होगी, इसलिए अब अगली वीडियो में इसका जो बचा हुआ हिस्सा है उसको कवर करेंगे। यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अगर आपने अभी तक की राष्ट्रीय घटनाओं की वार्षिकी नहीं देखी है तो उसकी प्लेलिस्ट में आप जाइए, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, उसकी प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से अंतरराष्ट्रीय जो राष्ट्रीय घटनाएं जो हैं उनकी वार्षिकी दी हुई है, उसकी 3 वीडियो हमने अपलोड की है, उसको आप पढ़ लीजिए, जो यूपी पीसीएस परीक्षा और बिहार पीसीएस परीक्षा के लिए रामबाण है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में इसके बचे हुए हिस्से के साथ तथा कुछ अन्य तथ्यों के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मेहनत से पढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।